जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वापस से स्वागत है क्रांति बैच 2.0, जहां पर हम आपको करवा रहे हैं प्रीलिम्स 2026 की कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस की प्रिपरेशन। और मैं इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा रहा हूं पॉलिटी। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में कनेक्टेड हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि 21 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 22वें नंबर का जो है दोस्तों लेक्चर है। प्रीलिम्स टेंशन मत लेना, केवल यूट्यूब के माध्यम से ही आपका निकलवा देंगे। मेंस की जब भी बात आए तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है, कोर्स पे जाना है, ये वाला कूपन लगाना है और अपने मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन को बिल्कुल ऑफलाइन एकेडमी के मटेरियल और लेक्चर्स के साथ आप उसको शुरू करना है। ठीक है, आइए फटाक से चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। कंटिन्यूएशन है पार्लियामेंट टॉपिक में, आपको लगातार जो है दोस्तों पढ़ा रहा हूं। और पार्लियामेंट टॉपिक में आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। पार्लियामेंट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें आज की आगे की कहानियों को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें लगातार कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर को रिपीट करने से तो फायदा नहीं है। प्रीवियस लेक्चर को तो आप लोग देखकर ही यहाँ पर पहुंचे होंगे, और अगर आप लेक्चर को देख के यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी भी के अभी इस लेक्चर को बंद करें और प्रीवियस लेक्चर्स के कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे के लेक्चर्स पर जो है प्रस्थान करिए। तो आज आपको मैं राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसे हम इंग्लिश में राज्यसभा का चेयरमैन और हिंदी में राज्यसभा का सभापति के नाम से हम उनको जानते हैं। तो आज मैं राज्यसभा की बात आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि पार्लियामेंट से संबंधित जितना भी बेसिक होता है उसको तो हमने गजब पढ़ा। डीलिमिटेशन कमीशन जैसा एक बहुत ही जटिल टॉपिक, उसके लिए हमने एक लेक्चर समर्पित करके आपको ऐसा पढ़ा दिया कि एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में इलेक्शन की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस होती हैं, हर प्रोसेस के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और उसके बाद आपका प्रोटेम स्पीकर, और उसके बाद आपका सभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ना जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आज हम इस लेक्चर तक पहुंचे हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं इस टॉपिक की तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे, आप लोग ये तो बहुत सरलता से समझ रहे होंगे कि दोस्तों मुझे एक फीडबैक प्राप्त हुआ, और फीडबैक में ये लिखा था कि सर जब आप बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ाते हो तो हमको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, और जब आप ऐसे नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हो तो हमको 10% कम मज़ा आता है। यानी कि बोर्ड पर लिख रहे हो तो 100% मज़ा आ रहा है, और नोट से पढ़ा रहे हो तो केवल 90% ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मुझे आपके मज़े से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं ऐसा कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, बट लिटरली मुझे आपके मज़े से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल कंटेंट से लेना देना है, क्योंकि मुझे पता है ना कि नोट्स बनाने में भी तो मेरा एफर्ट जाता ही है ना। तो नोट्स में बनाता हूँ ढूंढ धाड़ के प्रॉपर। आप देखो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो मैं शब्द बोल्ड करता हूँ ना, इसमें बहुत समय जाता है। हिंदी के, इंग्लिश के, दोनों भाषाओं के कंबाइंड नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बोल्ड करो, तो ये बहुत मेहनत का काम है। और आप ये ना देखें कि मैं लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, मैं लिखता तो एनी हाउ वैसे भी हूं। आप ये देखो कि कंटेंट आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। मेरा मुद्दा सिर्फ पता है कहां तक खत्म हो जाता है कि मुझे आपके पेपर में क्वेश्चन फंसाने हैं, वो मेरी जिद है और वो मैं फंसा के रहूंगा। तो आप मेरी सुंदरता या मेरी राइटिंग की सुंदरता या मेरी लिखने की सुंदरता और आपके 10% जो मज़े कम हो रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित ना करें, कंटेंट पे ध्यान केंद्रित करें। और इतना तो आपको पढ़ के ही एहसास हो जाता होगा कि भैया कोई पैसा लेके भी ऐसा नहीं पढ़ाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता चुके हैं कि सर हमारी 1,00,000 1,50,000 हमने फीस लगाई हुई है, और वहाँ पर बस टीचर आता था, पॉलिटी के नोट्स बस बोलता था, हम लिख लेते थे, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो भाई आपको सब कुछ मिल रहा है, तो कृपया करके थोड़ा सा सहयोग करें और सुंदरता पे ना जाएं, है ना। सुंदर तो हम बहुत हैं और आप भी बेइंतहा खूबसूरत हैं, तो सुंदरता हम नहीं खेलेंगे, हम केवल काम की बातें करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए,
तो राज्यसभा के चेयरमैन, हिंदी में कह दिया आपने राज्यसभा के सभापति। तो ये कौन होते हैं? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है हिंदी में दोस्तों? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है पीठासीन अधिकारी, मतलब किसी हाउस का, किसी सदन का सबसे बड़ा मेंबर जिसे आप कह सकते हो, है ना। अच्छा, एक बात कल आपको याद है, मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा वाले में खास तौर पे ये कंफ्यूजन लोगों को आता है कि लोकसभा का जब भी नेता आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो आंसर क्या देना होता है? पीएम। और जब भी आपसे पूछा जाए लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको बोलना है स्पीकर। है कि नहीं बात? दोनों अलग अलग चीजें थी, तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद रहे। तो पूरी राज्यसभा का जो कंट्रोल होता है दोस्तों, वो किसके पास होता है? राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी के पास होता है, जिसे हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? जिसे हम चेयरमैन यानी कि सभापति के नाम से पुकारते हैं। सभापति के नाम से जिसे हम दोस्तों पुकारते हैं। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, अब एक बात आप लोग जान लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नहीं समझ में आया? वापस सुनो। जो व्यक्ति इंडिया का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन को अलग से राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से इलेक्ट करके, निर्वाचित करके चुनने की जरूरत नहीं है। जो भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट एक्स एफिसियो पदेन चेयरमैन होते हैं। कहां के? राज्यसभा के। तो आपको राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन जाइए, आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। इसीलिए दोस्तों जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, उसे वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से सैलरी नहीं मिलती। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे राज्यसभा के चेयरमैन की हैसियत से सैलरी मिलती है। नहीं तो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट ही बनना चाहेगा, वो तो ये कहेगा कि भैया मुझे वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अलग मिलेगी, और चूंकि मैं राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाऊंगा बाय डिफॉल्ट, तो मुझे उसकी भी सैलरी अलग से मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, आप उपराष्ट्रपति बन गए, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए, बट आपको सैलरी मिलेगी राज्यसभा के चेयरमैन के नजरिए से ही। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखें दोस्तों, मान के चलिए कोई ऐसा समय आ गया, जब मैं आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं चर्चा करूंगा कि मान के चलिए प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी कारणवश अपने ड्यूटी को निभा नहीं पा रहे हैं, या एब्सेंट हैं, उपस्थित नहीं है, या प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो गई है, रिक्त हो गई है, परमानेंट खाली हो गई है, या टेम्पररी खाली हो गई है, डज नॉट मैटर। प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, किसी भी कारण से हो, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, तो उस परिस्थिति में दोस्तों प्रेसिडेंट का काम कौन संभालते हैं? प्रेसिडेंट का काम वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। तो जब भी कोई वाइस प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंट का काम संभालेगा तो उसे प्रेसिडेंट के सारे फंक्शंस करने पड़ेंगे। यानी कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम संभालेगा तो उसे प्रेसिडेंट के सारे कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे। कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। अच्छा, तो फिर उस दौरान वो राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटी नहीं निभाएगा। समझ रहे मेरी बात? अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट भारत के प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहा है तो उस दौरान फिर वो राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका नहीं निभाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई एक बार में, क्योंकि एक ही काम होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये देखिए, अगर तुम राज्यसभा के सभापति को हटाना चाहते हो, तुमने क्या कहा कि सर हम राज्यसभा के सभापति को हटाना चाहते हैं, हम राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना चाहते हैं, तो क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। राज्यसभा का चेयरमैन पहले बना था या भारत का वाइस प्रेसिडेंट पहले बना था? जवाब दीजिए। भारत का वाइस प्रेसिडेंट पहले बना था, उसके बाद ही जाके राज्यसभा का चेयरमैन बना था। तो अगर तुम राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना चाहते हो ना, तो तुम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा दो, तो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन हट जाएगा। सिंपल सी बात थी। चलो आगे देखते हैं।
अगली बात क्या है, जब राज्यसभा का चेयरमैन, क्या बोल रहे हैं दोस्तों हम, जब राज्यसभा का सभापति, जब राज्यसभा का सभापति अपना काम करता है तो ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा हो जाता है, ये लोकसभा के स्पीकर की तरह काम करता है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अब सर ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, बढ़िया, ठीक है, ओके। अब ये डिफरेंसेस क्या होते हैं साहब, अब ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो देखिए कल हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी मैटर को लेके क्या हो जाए, डेडलॉक हो जाए, गतिरोध हो जाए, लोकसभा हाँ कह रही है, राज्यसभा ना कह रही है, या फिर राज्यसभा हाँ कह रही है या लोकसभा ना कह रही है, दोनों के बीच मामला फंस गया, तो ऐसे मामले को सॉल्व करने के लिए हम संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। और उस जॉइंट सिटिंग की जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, वो कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आपको बात याद है इतनी? तो यहां पर अगर आप देखो तो राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं पूछा गया, यहां पर केवल लोकसभा के स्पीकर को पूछा गया कि भैया जॉइंट सिटिंग हो रही है तो तुम इसकी अध्यक्षता कर लो। राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं पूछा, तो यहां पर मुझे लोकसभा के स्पीकर की पावर ज्यादा दिख रही है। साथ ही साथ मैंने आपको एक बताया था कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा के चेयरमैन को यहां पर भी नहीं पूछा। तो ये दो डिफरेंस तो हमको हाथों हाथ नजर आ रहे हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर दोस्तों देखो लिखा हुआ है कि स्पीकर के पास दो स्पेशल शक्तियां होती हैं। तो ये जो दो स्पेशल शक्तियों की बात हो रही है ना, पहली तो वही हो गई जॉइंट सिटिंग की प्रेसिडेंसी, और दूसरी वही हो गई कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का फैसला करने का अंतिम अधिकार लोकसभा के स्पीकर का होता है। तो बस वो यही दो एक्स्ट्रा शक्तियां हैं जो लोकसभा के स्पीकर के पास होती हैं, अन्यथा दोनों के दोनों, लोकसभा का स्पीकर हो या राज्यसभा का चेयरमैन, दोनों ही दोस्तों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अगर मैं इन दो अंतरों को हटा दूं तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम आगे देखें। आपको पता है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो पहले लोकसभा का मेंबर बनता है। बात क्लियर है कि लोकसभा का पहले वो क्या बनेगा, मेंबर बनेगा, और फिर लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो अपने ही बीच में से किसी एक मेंबर को क्या के रूप में चुन देते हैं, स्पीकर के रूप में चुन देते हैं। इसीलिए तो मैं कहता था कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा की मेंबरशिप गवा देता है तो वो बाय डिफॉल्ट स्पीकर भी हट जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ स्पीकर की पोस्ट से हटाया जाता है तो वो लोकसभा का मेंबर फिर भी बना रहेगा। याद आ गई होगी आपको, मुझे लगता है बात। लेकिन दोस्तों क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन वो है जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है। तो इतनी छोटी सी बात आई थिंक कि आप में से काफी सारे लोगों ने ये बात मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही समझ ली होगी कि सर हमने एक चीज तो नोटिस कर ली कि राज्यसभा का चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर की तरह मेंबर तो नहीं है, क्योंकि वो मेंबर होता तो अलग कहानी हम पढ़ते, लेकिन हमने तो शुरुआत से ये पढ़ा ना कि जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। तो विच मीन्स राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। कभी भी दोस्तों इस प्रकार से कोई स्टेटमेंट आ जाए कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है, राज्यसभा का जो सभापति है, वो राज्यसभा का मेंबर भी होता है, अगर ऐसा कोई आ गया सिस्टम तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओके दोस्तों, चल अब देखो, आपको याद है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता था वो किसी भी मामले में पहली दफा में वोट नहीं करता था। लोकसभा का स्पीकर सिर्फ कब वोट करता था, जब लोकसभा के भीतर किसी फैसले को लेके मतलब टाई हो जाए, मतलब लोकसभा के कुछ लोग हाँ कह रहे हैं और लोकसभा के कुछ लोग ना कह रहे हैं, तो लोकसभा एक फाइनल अंतिम फैसले पर नहीं आ पा रही है, मामला फंस गया है, तब जाके लोकसभा का स्पीकर अपना कास्टिंग वोट, अपना निर्णायक मत दिया करता था। सेम तरीके से राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो किसी भी मामले पर पहली दफा में अपना वोट नहीं डालता है, लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर
किसी मुद्दे को लेके 50% और 50% टाई हो जाए तो फिर राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो अपना कास्टिंग वोट यानी कि वो अपना निर्णायक मत जो है वो डालता है और फिर उस फैसले को क्या कर दिया जाता है, सॉल्व कर दिया जाता है। मैंने कई बार कई एस्पिरेंट्स को ये गलती करते हुए भी देखा है, कॉन्सेप्चुअल गलती। वो पता है क्या बोलते हैं कि सर लोकसभा के अंदर वोटिंग चल रही थी लेकिन लोकसभा के अंदर क्या हुआ, 50% इधर मामला फंस गया, 50% इधर मामला फंस गया, है ना। तो अब मुझे इसे सॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी। क्या बुलानी पड़ेगी? संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। तो दोस्तों आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट, ये कथन, ये शब्द ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि दोस्तों जॉइंट सिटिंग जो शब्द है, संयुक्त बैठक जो शब्द है, वो तब यूज किया जाता है जब लोकसभा वर्सेस राज्यसभा इन दोनों के बीच कोई मामला फंस जाता है, टाई हो जाता है। लेकिन अगर लोकसभा के खुद के ही भीतर अगर मामला फंस गया है तो इसे जॉइंट सिटिंग नहीं कहते हैं। यह मामला तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर का जो कास्टिंग वोट है, निर्णायक मत है, उससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसे जॉइंट सिटिंग नहीं कहते, इसे जॉइंट सिटिंग कहते हैं, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर 50% यस कह रहे हैं, 50% नो कह रहे हैं, तो क्या मैं इसको जॉइंट सिटिंग बोलूंगा? नहीं, इसको मैं जॉइंट सिटिंग नहीं बोलूंगा। इसको मैं सिर्फ यह बोलूंगा कि राज्यसभा के अंदर किसी फैसले को लेकर टाई हो गया है, गतिरोध हो गया है, और इसको अगर सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वो सिंपली अपना क्या डालेंगे, वो सिंपली अपना कास्टिंग वोट दे देंगे, वो सिंपली अपना निर्णायक मत दे देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, हो सकता है कि आपको ये बात पहले से पता हो, लेकिन दोस्तों जब भी मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि मेरे सामने वाला जो व्यक्ति है उसे कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल जीरो लेवल पर है, उसे हर चीज समझानी पड़ेगी। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा लेक्चर है वो हर उस व्यक्ति के समझ में आ जाता है जो एवरेज के भी काफी एवरेज होता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी तेज नहीं होती है, तो वो भी हमारे लेक्चर को समझ लेता है। ठीक है, कभी कभी आपको लग सकता होगा कि सर एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करते हैं। तो दोस्तों मैं क्योंकि क्या रहता है ना कि ऑफलाइन में जैसे मैं 10 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं तो उनकी तो शक्ल में देखता रहता हूं पर्सनली, बिल्कुल कोई भीड़ भाड़ तो है नहीं, तो पर्सनली शक्ल देख रहा हूं 10 लोगों की, तो मैं बता रहा हूं कि भाई उसको समझ में आया, उसको समझ में नहीं आया, तो वहां पर मैं एडजस्ट कर लेता हूं। अब यहाँ तो यूट्यूब पे लेक्चर जा रहा है, अब मैं कैसे पता करूं कि किसको समझ में आ रहा है फेस एक्सप्रेशन से, किसको नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो बिल्कुल बेसिक से जाओ तो टेंशन नहीं रहती कोई भी। अच्छा, आगे दोस्तों हम देखें, आगे दोस्तों हम लोग देखें क्या लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो जो हैं कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन व्हेन अ रेजोल्यूशन। अच्छा, हटाने की बात हो रही है। चलो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, ये तो तुमको लोकसभा के रेफरेंस में भी पता थी कि अगर लोकसभा का स्पीकर, अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाने की कार्यवाही चल रही है, अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाने की कार्रवाई चल रही है, तो यार ये तो इंसल्ट वाली बात है ना। और जब इंसल्ट वाली बात है तो मुझे बताओ, क्या ये जो लोकसभा का स्पीकर है, क्या ये उस हाउस की प्रेसिडेंसी करेगा? क्या ये लोकसभा की अध्यक्षता उस दौरान करेगा? तो ये उस दौरान लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। बेचारे को हटाने की बातें कर रहे हो और तुम उससे लोकसभा की प्रेसिडेंसी, अध्यक्षता भी करवा रहे हो, तो ये जमता नहीं है। तो जब हटाने की बात चल रही है तब आप अध्यक्षता नहीं करेंगे। सेम तरीके से दोस्तों, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की बात चल रही है, और आपको पता ही है कि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन वही बनता है जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो अगर तुम राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना चाहते हो तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो। तो मान के चलो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि राज्यसभा के चेयरमैन भी हटने वाले हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट ही हट जाएगा तो चेयरमैन भी हट जाएगा। और जब भी ऐसी कोई कार्रवाई चल रही होती है तो उस दौरान राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, वो राज्यसभा की अध्यक्षता
वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पक्की बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखिए, जब लोकसभा का स्पीकर हटाया जाता है, जब लोकसभा का स्पीकर हटाया जाता है तो वो केवल स्पीकर की ही तो पोस्ट से हटाया गया है, वो लोकसभा का मेंबर तो तब भी रहता ही है ना, वो लोकसभा का मेंबर तो तब भी रहता ही है ना। आपने स्पीकर को ही ना हटाया है, मेंबर तो वो अभी भी है ना। तो अगर वो मेंबर है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या वो मीटिंग्स अटेंड कर सकता है साहब? क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकता है? बेशक कर सकता है, मेंबर तो अभी भी है। क्या वो मीटिंग के दौरान वोटिंग कर सकता है? बोले साहब बेशक कर सकता है, मेंबर तो अभी भी है। लेकिन बेटा मुझे एक बात यहां पर आप बताइएगा कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है, ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो मीटिंग अटेंड कर सकता है? तो बोले साहब मीटिंग अटेंड करने में तो कुछ नहीं जा रहा, मीटिंग तो अटेंड कर सकता है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा क्या वो वोटिंग कर सकता है? क्या वो इस मीटिंग के दौरान वोटिंग कर सकता है? तो आपने कहा नहीं साहब वो वोटिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसको हटाने की बात चल रही है। लेकिन लॉजिक क्या है? अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाया जा रहा है तो वो राज्यसभा का मेंबर थोड़ी ना है कि वो नॉर्मल वोटिंग कर लेगा। वो तो चलो हम उसको मीटिंग में बैठने दे रहे हैं, फिर भी मेंबर नहीं है, फिर भी हम उसको मीटिंग में बैठने दे रहे हैं, लेकिन वो कोई मेंबर थोड़ी ना है कि वो नॉर्मल वोटिंग कर लेगा, है ना। तो राज्यसभा के चेयरमैन को जब भी तुम हटाने की कोशिश करोगे तो उस दौरान वो मीटिंग तो अटेंड कर सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। और जबकि लोकसभा का जो स्पीकर है उसको आप भले ही हटा भी दो ना, तो भी वो लोकसभा का मेंबर तो रहेगा और वोटिंग तो वो कर सकता है। लेकिन बेचारा राज्यसभा का चेयरमैन तो राज्यसभा का मेंबर होता नहीं है, इसीलिए वो नॉर्मली वोटिंग नहीं कर सकता किसी मुद्दे पर। पक्की बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये पॉइंट उस व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है जिसने उस लॉजिक को दिमाग में बिठा लिया कि राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं है। तो भैया जो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर नहीं है, अभी तक तो तुम राज्यसभा की चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हें राज्यसभा की चेयरमैन से भी हटाने की बात हो रही है। मेंबर तुम राज्यसभा के हो नहीं, तो तुम वोटिंग तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल वोटिंग तो तुम कर ही नहीं सकते, उसके लिए तो मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, हालांकि मीटिंग अटेंड करने देते हैं, इतनी कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होती है। ओके, अच्छा, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यहां पर हमको देखना है जैसे लोकसभा के स्पीकर की जो सैलरी होती है, लोकसभा के अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो संसद डिसाइड करती है। ऐसे ही सेम तरीके से राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, इनकी सैलरी भी कौन डिसाइड कर रही है? इनकी सैलरी भी पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है। और इनकी सैलरी भी कहां से निकाली जाती है? भारत की संचित निधि से निकाली जाती है। सारे बड़े बड़े जो सैलरी के पेमेंट होते हैं सब यहीं से किए जाते हैं, इनफैक्ट हर तरीके का पेमेंट यहीं से किया जाता है। और मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि भारत की संचित निधि में से दो टाइप के खर्चे निकाले जाते हैं, एक भारित खर्चे यानी कि चार्ज्ड, और दूसरे निकाले गए यानी कि मेड फ्रॉम। और जो सैलरीज होती हैं वो इस कैटेगरी में अक्सर आती हैं। मतलब आपको भारत की संचित निधि में से अगर सैलरी का पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको पार्लियामेंट में वोट मांगने की जरूरत नहीं है कि भैया हम सैलरी दें या ना दें। इस बात को मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अब तक तो आपके दिमाग में फीड हो गई होगी, लेकिन फिर भी हर बार थोड़ा सा इसलिए कर देता हूं कि जस्ट इन केस किसी चीज को 3 बार एक्सप्लेन कर दो तो उसकी मजबूती और ज्यादा बेहतर जो है दोस्तों हो जाती है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है कि भारत की संचित निधि से हम राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी निकाल रहे हैं, और वो भी किस फॉर्मेट में? भारित मतलब चार्ज मतलब कि आपको पार्लियामेंट में वोट मांगने की जरूरत नहीं है कि भैया बताओ वोटिंग दो, राज्यसभा के चेयरमैन को सैलरी दे दें क्या? लोग कह रहे हैं यार मत दो यार, अरे ऐसा थोड़ा ना होता, वोटिंग थोड़ी ना होगी सैलरी पे, सैलरी तो देनी है तो देनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दोस्तों ये देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट, अगर कोई उपराष्ट्रपति क्या बन के बैठा है?
प्रेसिडेंट बन के बैठा है ना, प्रेसिडेंट का रोल निभा रहा है। तो जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है तो फिर उसको जो सैलरी मिलती है ना, वो भी राष्ट्रपति के अनुसार मिलती है। सैलरी भी कैसे मिलती है? प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग मिलती है, राष्ट्रपति के अनुसार मिलती है। कौन सी वाली सैलरी फिर उसको नहीं मिलेगी? फिर उसको राज्यसभा के चेयरमैन वाली सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों भैया? क्योंकि अब तुम वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी ना रहे हो, अब तो तुम प्रेसिडेंट का काम कर रहे हो, और जब तुम प्रेसिडेंट का काम कर रहे हो तो हम तो तुमको प्रेसिडेंट वाली सैलरी देंगे। जिस दिन तुम वाइस प्रेसिडेंट का काम करने लगोगे तो वाइस प्रेसिडेंट की तो कोई सैलरी होती ही नहीं है। मतलब तुम जिस दिन वाइस प्रेसिडेंट का काम करोगे हम तुमको राज्यसभा के चेयरमैन वाली सैलरी दे देंगे, और जब जब तुम प्रेसिडेंट का काम करोगे तो तुमको हम प्रेसिडेंट वाली सैलरी दे देंगे। क्या दिक्कत है? सिंपल बात है पूरी, है ना। अच्छा चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पर, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में आपने लोकसभा का स्पीकर पढ़ रखा है, डिप्टी स्पीकर पढ़ रखा है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन पढ़ रखे हैं, प्रोटेम स्पीकर पढ़ रखा है, तो इसीलिए इस लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने की बात ही नहीं है। दिक्कत तो शब्द ही हटा दो। मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, पूरा डूब के चूर के, बिल्कुल मतलब हर डिटेल को कवर करते हुए, बिकॉज मेरा ये मुझे वरना फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगा मेरे जैसे व्यक्ति को तो हम लोग इरिटेट रहते हैं, और इरिटेट कौन ही व्यक्ति रहना चाहता है। तो इसीलिए अगर मैं इरिटेट होने से बचना चाहता हूँ तो मुझे अपना 1000% देना पड़ेगा। 1000% दूंगा तो मैं अंदर से खुश रहूँगा। क्यों अंदर से खुश रहूँगा? क्योंकि फिर मुझे दिखेगा कि देखो यार ये मैंने पढ़ाया, कट टू कट पेपर में आ गया। तो ये चीज़ है। और जो आपकी शिकायत है ना कि मेरे YouTube पे लेक्चर में कम लेता हूँ, तो देखो वो शिकायत तो थोड़ी बरकरार रहेगी, क्योंकि मेरे पास मेंस कोर्स के अंदर भी पढ़ाने के लिए इतना कुछ रहता है, वहाँ पर एकदम टकाटक तरीके से काम करना पड़ता है, वहाँ जिम्मेदारी और बढ़ती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ही व्यक्ति के टाइम दोनों जगह जाएंगे, बट मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा और ज़्यादा प्रयास करूँगा, और मैं मेंस कोर्स के साथ साथ यूट्यूब पर भी उतना ही ज़्यादा समय देने की कोशिश करूँगा। बिलीव मी, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। मजाक की कोई बात नहीं है आपके लिए कुछ भी। अब देखिए राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की दोस्तों हम लोग बात करते हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर दोनों के बीच आपको भले ही अंतर नजर आए, लेकिन संविधान ने दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया है। सेम तरीके से राज्यसभा का चेयरमैन और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, दोनों के काम में आपको अंतर जरूर नजर आ सकता है, लेकिन संविधान ने दोनों को कम या ज्यादा का भेदभाव नहीं किया है, दोनों को बराबर माना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक बात क्या समझ लेनी है कि राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर ही होता है, वो राज्यसभा का मेंबर ही होता है, वो राज्यसभा का मेंबर ही होता है ना। लेकिन पीछे आपने क्या देखा कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं था, वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट था। लेकिन राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है ये बाकायदा राज्यसभा का सदस्य ही होता है, और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब अपने ही बीच में से किसी एक मेंबर को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन के रूप में जो है वो उसको इलेक्ट कर देते हैं, निर्वाचित कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह दूं कि इनकी सिलेक्शन प्रोसेस, क्या मैं ये कह सकता हूं? आप मुझे बताइएगा। इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इनको चुने जाने की जो प्रक्रिया है, क्या वो दोस्तों आपको लोकसभा के स्पीकर से मैच नहीं हो रही? लोकसभा का स्पीकर भी तो पहले लोकसभा का मेंबर था, फिर उसके बाद मेंबर्स के बीच में से ही एक बंदे को लोकसभा का स्पीकर बना दिया। साथ ही साथ लोकसभा का डिप्टी स्पीकर का भी तो दोस्तों यही हाल था। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा का मेंबर था, फिर अपने ही मेंबर्स के बीच में से एक मेंबर को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। यही राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के साथ भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। जब भी डिप्टी चेयरमैन का पद वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट का मतलब क्या है? परमानेंट खाली रिक्त हो जाएगा, तो उसके बाद कोई बात नहीं, डिप्टी चेयरमैन का पद खाली हो गया है ना, तो जिस तरह से तुमने डिप्टी चेयरमैन को पहले चुना था वैसे ही अब चुन लो। यानी कि राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं
वो अपने ही बीच में से एक नए डिप्टी चेयरमैन को चुन लेंगे। कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पहले वाले डिप्टी चेयरमैन की सीट खाली हो भी गई तो वापस अपने मेंबर्स के बीच में से एक और चुन लो, क्या जा रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों बताई गई हैं वो तीन परिस्थितियां जिसकी वजह से डिप्टी चेयरमैन का पद जो है वो क्या हो सकता है, वैकेट हो सकता है, यानी कि रिक्त हो सकता है। ये तीन सिचुएशन है दोस्तों, दिमाग में बिठा लीजिए क्या कह रहे हैं। अब हम आपको तीन सिचुएशन बताएंगे। ये तीन वो सिचुएशन है जिनकी वजह से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का जो पद है वो वैकेट हो सकता है, वो रिक्त हो सकता है, वो खाली हो सकता है। क्या है दोस्तों वो तीन केस? देखिए, अगर वो राज्यसभा का मेंबर ही नहीं रहा तो क्या वो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन रह पाएगा? भला नहीं रह पाएगा साहब, नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन तो बाद में बना था, वो राज्यसभा का मेंबर पहले बना था। तो जब तुम राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहे तो तुम किस हैसियत से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहोगे? पक्की बात है। तो क्या मैं दोस्तों ये लिख सकता हूं कि फर्स्ट वाला पॉइंट लोकसभा के स्पीकर के जैसा है और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के जैसा है ना, सेम पॉइंट है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, क्या लिखा है कि अगर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन चाहे तो वो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे सकता है और राज्यसभा के चेयरमैन को वो अपना इस्तीफा सौंप सकता है। ये वाला पॉइंट भी दोस्तों बिल्कुल कैसा है, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के जैसा है। और आपको दोस्तों पता है यहां पर सेकंड वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, सेकंड वाले पॉइंट में वो केवल अपना डिप्टी स्पीकर की पोस्ट छोड़ रहा है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट छोड़ रहा है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर तो अभी भी है ना साहब, राज्यसभा का मेंबर तो अभी भी है। लेकिन ऊपर वाले में तो उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप ही चली गई थी, यहां तो उसकी राज्यसभा की मेंबरशिप ही चली गई थी, यहां पर उसकी राज्यसभा की सदस्यता जो है दोस्तों चली गई थी। तो जब तुम राज्यसभा की सदस्य ही नहीं रहे तो तुम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन तो बन ही नहीं सकते। तो यहां पर तो दोनों ही चीजें चली गई और यहां पर केवल डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट गई है, परंतु राज्यसभा का मेंबर वो अब भी बरकरार रहेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरा पॉइंट भी दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, ये लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर जैसा नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? हाँ, नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है साहब। क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है कि अगर तुम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाना चाहते हो, अगर तुम राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को हटाना चाहते हो तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो बहुमत के साथ, वो मेजॉरिटी के साथ उसको हटा सकते हैं, परंतु 14 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी दोस्तों स्पीकर के जैसा है और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर के जैसा भी है। ठीक है, तो ये तीनों ही पॉइंट लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरह मैच हो रहे हैं और उसका कारण है, पता है क्या? लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनने से पहले वो लोग लोकसभा के मेंबर थे। ऐसे ही यहां पर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनने से पहले वो राज्यसभा का मेंबर है। इसीलिए तीनों पॉइंट्स दोस्तों एज इट इज यहां पर हमको सेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब मुझे दोस्तों एक बात बताइए, कि प्रेसिडेंट थे हमारे देश में, थे क्या है मान के चले, प्रेसिडेंट किसी वजह से प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी वजह से क्या हो गई, खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम संभालेंगे, यस और नो? यस, वाइस प्रेसिडेंट को काम संभालेंगे, यस और नो? यस। और आपको पता है कि सुनीता ही नीता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब प्रेसिडेंट की जगह लेने वाइस प्रेसिडेंट चले गए तो ये राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट खाली हो जाएगी। अब जब राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट दोस्तों खाली हो जाएगी तो इस पोस्ट को भरने के लिए कौन आएगा? तो इस पोस्ट को भरने के लिए राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन आएगा। तो इस पोस्ट को भरने के लिए दोस्तों कौन आएगा? इस पोस्ट को भरने के लिए राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन आएगा। पक्की बात है। इस पोस्ट को भरने के लिए राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन आएगा। पक्की बात है। ठीक है, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये भाई साहब गए
तो इन्होंने इसकी जगह ले ली। अब इन्होंने इनकी जगह ले ली तो ये चेयरमैन भी थे, तो ये चेयरमैन की पोस्ट खाली हो गई। इनकी पोस्ट खाली हो गई तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। अच्छा, क्या प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं। क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं। क्या राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर है? नहीं। क्या राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर है? हां, ठीक है। चलो अब दोस्तों देखो आगे बढ़े। लिखता तो हूं मैं, खूब तो लिख रहा हूं, क्या दिक्कत है, लिख रहा हूं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अगर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, अगर वो मीटिंग में किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, अगर राज्यसभा के चेयरमैन मीटिंग में किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, और जो उपस्थित नहीं होता हम उसे क्या कहते हैं? एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो भी उस मीटिंग में इनकी जगह कौन ले लेगा? उस मीटिंग में राज्यसभा का उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन इनकी जगह ले लेगा। राज्यसभा का उपसभापति यानी कि डिप्टी चेयरमैन इनकी जगह ले लेगा और उस मीटिंग को पूरा करवा देगा, यानी कि मीटिंग नहीं रुकेगी साहब। ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो दोस्तों, कोई भी सिचुएशन हो, जब भी डिप्टी चेयरमैन की भूमिका निभाएगा तो उस वक्त उसको चेयरमैन के बराबर सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी और पावर भी उसको चेयरमैन के बराबर ही मिलेगी और उसको सैलरी भी चेयरमैन के बराबर मिलेगी। यह बात आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले ही क्लियर कट कर दिया था कि संविधान ने किसी भी तरह से यह नहीं कहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन बड़ा होता है और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन छोटा होता है। आप भले ही कह सकते हो लेकिन संविधान ने नहीं कहा है। तो यह बात मैं आपको शुरू से ही बताता हुआ चलता हूं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखें, अब मुझे एक बात बताओ कि देख रहा हूं, क्या राज्यसभा का चेयरमैन पहली दफा में वोट कर सकता है? नहीं कर सकता। वो क्या डालता है? कास्टिंग वोट डालता है। सेम तरीके से जो डिप्टी चेयरमैन होता है ना साहब, डिप्टी चेयरमैन, अब इसकी कंडीशन समझने के लिए आपको कल वाला दिमाग अपना दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है। कैसे दौड़ाना पड़ेगा? तो हमारी दोस्तों पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि राज्यसभा का चेयरमैन अपनी पोस्ट पर मौजूद है। राज्यसभा का चेयरमैन जब अपनी पोस्ट पर मौजूद है तो उस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन होता है ना, वो एक सामान्य सदस्य के रूप में काम करता है। उसको बस क्या माना जाता है? उसको नॉर्मल एक मेंबर माना जाता है। और जब मैं उसको नॉर्मल एक मेंबर मानता हूं तो वो पहली दफा में किसी भी मुद्दे पर वोट डाल सकता है। तो वो पहली दफा को अंग्रेजी में फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। तो ये पहली दफा में किसी भी चीज पर वोटिंग कर सकता है, क्योंकि आप तो एक नॉर्मल मेंबर ही हो ना। लेकिन दोस्तों अब सिचुएशन इमेजिन करो कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो किसी कारणवश अपने पद पर मौजूद नहीं है। अब इनका काम कौन संभाल रहा है? अब इनका काम डिप्टी चेयरमैन संभाल रहा है। तो जब डिप्टी चेयरमैन का काम संभाल रहा है तो अब बताओ क्या ये एक नॉर्मल मेंबर रहा? अब क्या ये एक नॉर्मल मेंबर रहा? तो जी नहीं, अब ये नॉर्मल मेंबर नहीं रहा। अब ये जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन की भूमिका निभा रहा है। तो इस परिस्थिति में फिर ये पहली दफा में वोटिंग नहीं कर पाएगा। अगर ये कुछ कर पाएगा तो वो फिर निर्णायक मत ही होगा, कास्टिंग वोट होगा। तो ये दोनों सिचुएशन मुझे समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि पता है व्यक्ति क्या कर लेता है? व्यक्ति इसको बाय डिफॉल्ट रट लेता है कि जिस तरह से चेयरमैन अपना पहली दफा में वोट नहीं दे सकता, ऐसे ही डिप्टी चेयरमैन भी पहली दफा में वोट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में भी तो बताया था ना, जब तक स्पीकर अपनी पोस्ट पर है तब तक डिप्टी स्पीकर नॉर्मल मेंबर है। तो वो नॉर्मल मेंबर की तरह पहली दफा में किसी भी मैटर पर वोटिंग कर सकता है। लेकिन अगर स्पीकर नहीं है तो उनकी भूमिका डिप्टी स्पीकर निभाएंगे, और जब डिप्टी स्पीकर उनकी भूमिका निभाएंगे तो उन्हीं की तरह वो भी पहली दफा में वोट नहीं डाल पाएंगे, उनको कास्टिंग वोट ही वो डाल सकते हैं। वही सेम सिचुएशन डिप्टी स्पीकर की डिप्टी चेयरमैन के ऊपर लागू होती है। क्लियर कट, कहानी खत्म। ठीक है। अच्छा चलिए उसके बाद हम दोस्तों बात करें, है ना, आगे देखें। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी वक्त डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन का रोल निभा रहे हैं, अगर किसी वक्त डिप्टी चेयरमैन
राज्यसभा के चेयरमैन का रोल निभा रहे हैं। ठीक है, तो भाई जब भी तुम राज्यसभा के चेयरमैन का रोल निभा रहे हो तो तुमको राज्यसभा का चेयरमैन ही माना जाएगा, पक्की बात है। और जब हम तुमको राज्यसभा का चेयरमैन मान रहे हैं तो तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे जो राज्यसभा के चेयरमैन के साथ होता था। और मुझे बताओ कि जब भी राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की बात चल रही होती थी तो क्या राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा की अध्यक्षता कर पाता था? क्या वो राज्यसभा की प्रेसिडेंसी कर पाता था? नहीं कर पाता था। तो वही वो कह रहा है कि जब भी डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन का रोल निभाएगा तो उस दौरान अगर उसको हटाया जाता है तो फिर वो भी राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। पक्की बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो बस आपको इतना बेटा याद रखना है कि कोई भी डिप्टी नाम की चीज है ना, और वो मेन बंदे की जगह पर काम कर रहा है तो फिर उसके साथ वो सारी कंडीशन लागू होंगी जो मेन बंदे पर लागू होती हैं। आपको अपना दिमाग दौड़ाना ही नहीं है फिर कुछ भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर बेटा डिप्टी चेयरमैन को तुम हटा रहे हो, अगर तुम डिप्टी चेयरमैन को हटा रहे हो तो वो वोट तो फिर भी कर सकता है ना, और मीटिंग में तो फिर भी अटेंड कर सकता है ना, क्योंकि भैया डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट से तुम उसको हटा रहे हो, लेकिन वो राज्यसभा का मेंबर तो अभी भी है। ये तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं। और अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वोटिंग भी कर सकता है और मीटिंग भी अटेंड कर सकता है, ये हमने देख ही लिया है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, हर किसी की सैलरी कहां से निकाली जाती है? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है। और वो भी किस फॉर्मेट में निकाली जाती है? चार्ज्ड, यानी कि भारित, मतलब पार्लियामेंट में वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है अगर सैलरी का पैसा निकालना है तो। अब दोस्तों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, है ना। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? उपसभापतियों की तालिका। क्या लिखा हुआ है? उपसभापतियों की तालिका। ऐसे ही लोकसभा में क्या था दोस्तों? ऐसे ही लोकसभा में था सभापतियों की तालिका। यहां उपसभापतियों की तालिका है तो वहां सभापतियों की तालिका थी, पक्की बात समझ में आ गई? यहां है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन और लोकसभा में होता था पैनल ऑफ चेयरपर्सन। याद आई बात? और ये रिवाइज करके बताओ मुझे, लोकसभा के जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। और इन 10 को इलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट, निर्वाचित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है? तो नॉमिनेट किया जाता है, अर्थात मनोनीत किया जाता है। इनको नॉमिनेट कौन करता था, इनको मनोनीत कौन करता था? तो लोकसभा का स्पीकर ही करता था। और इनको दोस्तों मनोनीत क्यों किया जाता है? इनको मनोनीत इसीलिए किया जाता है कि अगर लोकसभा का स्पीकर क्या है? लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट। और एब्सेंट मतलब टेम्पररी नहीं आया है, अनुपस्थित है, कुछ समय के लिए नहीं आया है, अस्थायी रूप से नहीं आया है। परमानेंट की बात नहीं होती यहां पर। स्पीकर क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित। और उनकी जगह लेने वाला डिप्टी स्पीकर भी क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो जब ये दोनों एब्सेंट होते हैं तो इन 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की प्रेसिडेंसी करता है। रिवाइज करवा रहा हूं, लूट लो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि स्पीकर एब्सेंट नहीं है, स्पीकर एब्सेंट नहीं है, स्पीकर की जो पोस्ट है वो रिक्त है बेटा, स्पीकर की पोस्ट रिक्त है यानी कि वैकेंट है। यहां पर भी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट रिक्त है, वैकेंट है यहां पर भी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट। तो भैया जब स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, खाली पड़ी है, परमानेंट खाली है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी खाली रिक्त है, परमानेंट खाली है, तो फिर इस सिचुएशन में इनका कोई काम नहीं होता था। इस सिचुएशन में क्या होता था कि प्रेसिडेंट आते थे और लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से किसी एक व्यक्ति को कुछ समय के लिए टेम्पररी रूप से चुनते थे और उसको बोलते थे कि भाई तू स्पीकर का काम संभाल। और जब तक वो स्पीकर का काम संभालता था तब तक प्रेसिडेंट एक नई तारीख निकाल के दे देते थे कि भैया तुम नया स्पीकर इस तारीख को इलेक्शन के माध्यम से अपने मेंबर्स के बीच में
में से चुन लेना, तब वहां पर इनका कोई भी काम नहीं आता था। अब यार इससे ज्यादा क्या करूं, पिछले लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही पूरा मैंने आपको वापस एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे इतना याद रखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट था लोकसभा में सभापतियों की तालिका, तो ये केवल अनुपस्थित वाली सिचुएशन में, एब्सेंट वाली सिचुएशन में इनकी भूमिका होती थी, वैकेंट यानी कि रिक्त वाली सिचुएशन में इनकी भूमिका नहीं होती थी। तो मैं वही चीज दिमाग में लेके चल रहा हूं, और मैं क्या लेके चल रहा हूं, ऐसे ही जो राज्यसभा के अंदर जो उपसभापतियों की तालिका है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, तो मान के चलते हैं इनका काम भी तभी आएगा जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों वैकेंट हैं, रिक्त है, परमानेंट खाली है, तो फिर इनका काम नहीं आएगा, जैसे इनका नहीं आ रहा। आगे पढ़ते हैं तो रियलिटी हमको पता चल जाएगी साहब, आगे पढ़ते हैं तो रियलिटी पता चल जाएगी, है ना। तो देखिए साहब, देखिए जैसे लोकसभा में स्पीकर नॉमिनेट करता था, तो राज्यसभा में सभापति नॉमिनेट कर रहा है, चेयरमैन नॉमिनेट कर रहा है, किन्हें, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपसभापतियों की तालिका। क्या यहां पर हमको कोई ऐसी लिमिट दे रखी है अप टू 10 या अप टू 10? ऐसा यहां पर हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। जितने भी बंदे इसमें बिठाए जाएंगे, जितने भी बंदे इसमें बिठाए जाएंगे, उनमें से एक कोई भी बंदा, लिखा है ना, एनी वन ऑफ देम, इस पूरी उपसभापतियों की तालिका में से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति किसका काम करेगा, कोई भी एक व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, कोई भी एक व्यक्ति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा की प्रेसिडेंसी करेगा। लेकिन कब करेगा, सिर्फ तब करेगा जब राज्यसभा का चेयरमैन और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन दोनों क्या हैं, दोनों एब्सेंट हैं। क्या हैं, एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं। इसी सिचुएशन, एब्सेंट की सिचुएशन, अनुपस्थित की सिचुएशन में ही कौन काम आएंगे, उपसभापतियों की तालिका काम आएगी, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन काम आएंगे, और इनमें से एक आके राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा की प्रेसिडेंसी को संभाल लेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर साहब वैकेंट है, अगर वैकेंट है तो क्या होगा, क्या ऐसा कुछ पॉइंट यहां पर दे रखा है? पढ़ते चलते हैं, कुछ ना कुछ तो जो है दोस्तों मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, पढ़ते हुए चलते हैं, है ना, ठीक है। तो यहां तो वो देखो, यहां तो वो एब्सेंट वाली बात हो गई, एब्सेंट अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा हुआ है अनुपस्थित, बढ़िया है, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति इस दौरान राज्यसभा की अध्यक्षता यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन का काम संभालेगा, तो उसे राज्यसभा के चेयरमैन की तरह पावर भी मिलेंगी। ये तो मैंने सेम बात आपको बता दी है कि चाहे डिप्टी चेयरमैन आ जाए, चेयरमैन का काम संभाल ले, या फिर उपसभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से कोई आ जाए राज्यसभा के चेयरमैन का काम संभाल ले, डज नॉट मैटर, उसको पावर राज्यसभा के चेयरमैन जैसी ही मिलेंगी। मैं कल को या तो मैं शाहरुख खान बन जाऊं कल को, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति शाहरुख खान बन जाए कल को, हम दोनों में से कोई भी कल को शाहरुख खान बने, हमको मजे तो शाहरुख खान वाले ही मिलेंगे। वही बात यहां पर हो रही है, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर, देखो यहां पर, देखो, है ना, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, ही होल्ड ऑफिस, उपसभापतियों की तालिका में से जो व्यक्ति राज्यसभा को संभालने आया था, वो सिर्फ और सिर्फ कब तक वहां पर मौजूद रहता है, वो सिर्फ तब तक। यहां पर मेरे ख्याल से एक शब्द जो है गलत लिख गया है, 1 मिनट में आपको बताता हूं। यहां पर एक शब्द गलत लिख गया है दोस्तों, नहीं, गलत वलत कुछ नहीं लिखा है, वो शब्द नीचे लिखा है बेटा। वो क्या लिखा है कि उपसभापतियों की तालिका, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से इनका कोई काम कब नहीं आएगा, इनका कोई काम कब नहीं आएगा, इनका कोई काम तब नहीं आएगा जब राज्यसभा का चेयरमैन और राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन दोनों की पोस्ट कैसी होगी, वैकेंट होगी, रिक्त होगी। वही सेम लोकसभा के पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, सभापतियों की तालिका जैसा सिस्टम है। एब्सेंट हैं
तभी इनका काम आएगा। अगर वैकेंट है, रिक्त है, तो फिर इनका काम नहीं आएगा। मैं इसी पॉइंट को ऊपर तलाश रहा था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मान के चलो ये तो आप समझ गए कि जब एब्सेंट वाली सिचुएशन है, कौन कौन एब्सेंट है? चेयरमैन एब्सेंट है। कौन कौन एब्सेंट है? राज्यसभा का चेयरमैन एब्सेंट है। ये एब्सेंट है तो इसका काम कौन संभालेगा? डिप्टी चेयरमैन संभालेगा, उप सभापति संभालेगा। ये भी एब्सेंट है तो कौन संभालेगा? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, उप सभापतियों की तालिका, ये लिख दूं। और अगर बेटा ये वाला बंदा भी एब्सेंट है तो फिर वो राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से किसी को चुनेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से किसी को चुनेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से किसी को चुनेंगे। राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से किसी को चुनेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर मुझे एक बात बताओ कि इस बंदे को जो राज्यसभा के मेंबर्स में से चुना गया है, ये क्या राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में हमेशा काम करता रहेगा? तो खुद ही कॉमन सेंस लगाओ ना यार। राज्यसभा का चेयरमैन वही बनेगा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, और ये तो राज्यसभा का एक मेंबर है। राज्यसभा का मेंबर तो कभी राज्यसभा का चेयरमैन परमानेंट बन ही नहीं सकता। ये तो बस टेम्पररी रूप से भूमिका निभा रहा है, नहीं तो वरना फिर क्या होगा? फिर ये जब तक काम करेगा जब तक कि एक नया चेयरमैन नहीं आ जाता। नया चेयरमैन नहीं आ जाता मतलब भारत का जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक ये काम करेगा। क्योंकि जिस दिन भारत का नया वाइस प्रेसिडेंट आया तो वो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। जब वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन गया तो काम तो संभल रहा है ना, फिर इसको हटाओ यहां से, इसकी क्या जरूरत है? और जब राज्यसभा का चेयरमैन ऑलरेडी है तो फिर तो हमें उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन की भी कोई जरूरत नहीं है साहब। समझ में आ रही है? क्योंकि डिप्टी चेयरमैन तो एक नॉर्मल मेंबर की तरह काम करता है जब ये भाई साहब होते हैं। तो बस तो नया वाइस प्रेसिडेंट आया, राज्यसभा का नया चेयरमैन बन जाएगा, और फिर इस तरफ के इन लोगों का कोई भी काम नहीं बचेगा। पक्की बात समझ में आ गई? पक्की बात समझ में आ गई। तो शॉर्ट में दोस्तों एक रिवाइज करवा दूं मैं आपको। शॉर्ट में लिखूंगा लोकसभा का पैनल ऑफ चेयरपर्सन, राज्यसभा का पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, हिंदी में सभापतियों की तालिका, हिंदी में उपसभापतियों की तालिका, है ना। ये सिर्फ कब काम करते हैं? तो ये सिर्फ एब्सेंट की सिचुएशन में, यानी कि अनुपस्थित की सिचुएशन में काम करते हैं। हम यहां पर लोकसभा में किसके एब्सेंट होने की बात कर रहे हैं? हम लोकसभा में स्पीकर और लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के एब्सेंट होने की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की एब्सेंट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों की सिचुएशन वैकेंट है, वैकेंट मतलब रिक्त है, तो फिर क्या इनका कोई काम आएगा? नहीं, फिर इनका कोई काम नहीं आएगा। किनका कोई काम नहीं आएगा? सभापतियों की तालिका का कोई काम नहीं आएगा। और अगर राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इनकी भी पोस्ट क्या है? वैकेंट है, रिक्त है, तो फिर उस सिचुएशन में जो राज्यसभा के पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं, उप सभापतियों की तालिका, इनका भी कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इनका कोई काम नहीं है और इस सिचुएशन के लिए इनको बनाया गया है। तो इतना बार रिवाइज करवा दिया अब तो हमने आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों और क्या क्या लिखा है? हां, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, वैकेंट वाली सिचुएशन की। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं वैकेंट वाली सिचुएशन की, कि राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। ये और ये दोनों की पोस्ट वैकेंट है, ये दोनों की पोस्ट वैकेंट है। ये दोनों की पोस्ट कैसी है बेटा? इन दोनों की पोस्ट वैकेंट है। तो इन दोनों की पोस्ट अगर वैकेंट है तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, उपसभापतियों की तालिका का कोई काम है? नहीं है। तो फिर इस परिस्थिति में चेयरमैन कौन बनेगा? इस परिस्थिति में चेयरमैन का काम कौन संभालेगा? जब इनका कोई काम नहीं है,
ये दोनों की पोस्ट खाली पड़ी है, ये काम इस सिचुएशन में कर नहीं सकते क्योंकि वैकेंसी वाली सिचुएशन है। तो फिर चेयरमैन का काम कौन संभालेगा, फिर चेयरमैन का काम कौन करेगा, फिर चेयरमैन का काम दोस्तों कौन करेगा? तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, लोकसभा में भी तो ये सिचुएशन आती थी, लोकसभा में भी तो ये सिचुएशन आती थी जब लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की पोस्ट परमानेंट खाली है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन का काम वहां पर भी नहीं आता था, तो फिर लोकसभा के स्पीकर का काम कौन संभालता था? तो याद करिए उस परिस्थिति में क्या होता था कि प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही एक मेंबर को चुन के कह देते थे कि भाई तू टेम्पररी रूप से लोकसभा के स्पीकर का काम कर। यहां पर भी क्या होगा कि प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से, प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से, प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर्स के बीच में से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पर्सन को, किसी पर्सन क्यों बोल रहे हैं, किसी एक मेंबर को, किसी एक मेंबर को अस्थाई रूप से यानी कि टेम्पररी, अस्थाई रूप से यानी कि क्या, अस्थाई रूप से यानी कि टेम्पररी, है ना, क्या बना दिया जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। ठीक है, और ये टेम्पररी चेयरमैन तब तक बना रहेगा जब तक कि राज्यसभा का चेयरमैन नहीं आ जाता नया वाला, और राज्यसभा का चेयरमैन तभी आएगा जब एक नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा इंडिया का। खत्म कहानी, बढ़िया। चलो हटा रहा हूं मैं अब इसको, अगर आप नहीं लिख पाए तो पॉज करके बैक जाके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर एक टॉपिक है किस चीज का, अब यहां पर एक टॉपिक है किस चीज का, पार्लियामेंट में सचिवालय। मैं समझता हूं कि ये हेडिंग भी मैं आपको करवा ही दूंगा आज, इसको भी कर देते हैं आज दोस्तों। ठीक है, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सचिवालय, ये नया टॉपिक है ना, ये नया टॉपिक है। अब यहां पर दोस्तों क्या शब्द यूज किया जा रहा है? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब यहां पर लोकसभा की बात भी हो रही है और राज्यसभा की बात भी हो रही है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद का प्रत्येक सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के ही पास अपने अपने खुद के सेक्रेटेरियल स्टाफ होते हैं, यानी कि अपने खुद के सचिवालय स्टाफ होते हैं, दोनों के पास अपने खुद के। ठीक है, और जो है ये दोनों ही घरों में ये पोस्ट जो है कैसी रहती हैं? कॉमन रहती हैं। मतलब लोकसभा में भी सचिवालय से संबंधित कुछ पोस्ट हैं और राज्यसभा में भी सचिवालय से संबंधित कुछ पोस्ट हैं, विच मींस लोकसभा में भी सेक्रेटेरिएट से संबंधित कुछ पोस्ट हैं और वैसे ही सेम पोस्ट राज्यसभा के अंदर भी सेक्रेटेरिएट से संबंधित हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद अब लोकसभा में सचिवालय का काम कौन लोग संभालेंगे और राज्यसभा में सचिवालय का काम कौन लोग संभालेंगे? तो इन लोगों की जो भर्ती होती है वो भी कौन डिसाइड करता है? वो भी, उसके लिए भी पार्लियामेंट जो है कायदे कानून बनाती है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों और देखिएगा। अच्छा, आप कह रहे होगे कि सर ये सचिवालय वाले लोग करते क्या हैं? ये देखो, लोकसभा और राज्यसभा में नेताओं के बस की कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए जितना भी अदर वर्क होता है, पूरा काम काज, फाइलिंग वगैरह का, तो वो ये सचिवालय वाला स्टाफ करता है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ। ओके, अच्छा अब देखिए, हर हाउस का, हर सदन का अपना सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, उस सेक्रेटेरिएट में काफी सारा स्टाफ काम करता है। ठीक है, लेकिन हर हाउस के सेक्रेटेरिएट का एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है। हर हाउस के सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी जनरल होता है। प्रत्येक सदन के सचिवालय का एक महासचिव भी होता है। उदाहरण के लिए लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट का जो हेड होगा वो कौन होगा? वो सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव होगा। ऐसे ही दोस्तों राज्यसभा का भी अपना सचिवालय होगा। ऐसे ही दोस्तों राज्यसभा का भी अपना सचिवालय होगा और राज्यसभा का जो सचिवालय है उसका भी अपना एक हेड होगा। वो भी कौन कहलाएगा? सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव कहलाएगा। तो दोनों हाउस के पास अपने अपने सचिवालय हैं, दोनों ही सचिवालय में अपने अपने स्टाफ काम करते हैं और हर सचिवालय का हेड एक महासचिव
महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल होता है। पक्की बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया दोस्तों कॉन्सेप्ट ये वाला भी? अच्छा ठीक है। अच्छा, और ये जो दोस्तों सेक्रेटरी जनरल होता है ना, जो हर हाउस का सचिवालय संभालता है, ये एक स्थायी अधिकारी यानी कि परमानेंट ऑफिसर होता है और इसकी जो नियुक्ति होती है वो उस हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। यानी कि लोकसभा का जो सेक्रेटरी जनरल है, जो महासचिव है, इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो इसका अपॉइंटमेंट लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा का अपना सेक्रेटरी जनरल महासचिव होगा। तो इसका जो अपॉइंटमेंट है, इसकी जो नियुक्ति है, वो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन करेगा। ये लीजिए। और ये जो पोस्ट है, ये एक परमानेंट पोस्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साहब, क्योंकि इनका ये पूछ सकता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो बहुत से लोग प्रेसिडेंट भी टिक कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अब प्रत्येक हाउस का सेक्रेटरी जनरल, प्रत्येक हाउस का महासचिव उस हाउस के पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पक्की बात समझ में आ गई? तो दोस्तों यहां आज हम अपने लेक्चर को दे देते हैं विश्राम, और उसके बाद मैं कल से आपको संसद में नेता जो है पढ़ाऊंगा। संसद में नेता अलग चीज है। कल से पढ़ा रहा हूं कि लोकसभा का नेता कौन कहलाता है। तो लोकसभा का नेता पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो कल से मैं इस टॉपिक को जो है शुरू करूंगा। कल के लेक्चर में आपको मैं ये कवर करवाऊंगा। आज के लिए दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत। और अगर आपके जहन में थोड़ी बहुत भी मेंस की प्रिपरेशन करने का इरादा चल रहा है तो मैं आपको लगातार बोलता रहूंगा, भले ही आपके मन में कोई भी विचार आए, क्योंकि अगर मैं आपको लगातार नहीं बोलूंगा और आप 2025 का वर्ष निकाल देंगे और बिल्कुल अंत में आके खड़े हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका 2026 का अटेम्प्ट भी गया। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स निकाल भी लोगे 2026 का, तो मेंस में आपके बुरे हाल हो जाएंगे। दोस्तों हल्के में मत लेना, बहुत डिफिकल्ट होता है मेंस अगर ना पढ़ोगे तो 2025 जैसे ही आपका निकला तो कितने ही तुर्रम खां प्रीलिम्स में क्यों ना हो, आप 2025 के अंत में जब 2026 के प्रीलिम्स देने जाओगे वो निकाल लोगे, लेकिन मेंस में आप गारंटी के साथ फंस जाओगे। तो कृपया करके सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करने से अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दी जाए। दोनों साथ में करो ना, दोनों साथ में करो, दोनों चीजें निकालनी है, एक तो निकालना नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।